वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव और आपके लिए मनी 9 पर लेकर आती हूं रिटायरमेंट और सक्सेशन प्लानिंग पर हमारा ये खास शो दूर की सोच। सबसे पहले आप सबका धन्यवाद, आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लग रहा है। कुछ टॉपिक्स जिन पर आप और हमारे एक्सपर्ट से जानना चाहते हैं उनके बारे में हमें ज़रूर अपने सजेशन इसी तरह भेजते रहिएगा। तो आज दूर की सोच में हम फोकस करने वाले हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF। नाम तो सुना है ना, जिसे हम हिंदी में कहते हैं हिंदू अविभाजित परिवार। अब ये होता क्या है? अब बेसिकली एक ये इंडिविजुअल नहीं होता है बल्कि पूरे फैमिली की एक मिली जुली सी इकाई क्रिएट हो जाती है। लेकिन ये इकाई क्या करती है, क्या आपके पास ये होना चाहिए? क्योंकि HUF की अपनी एसेट्स हो सकते हैं, अपना बैंक अकाउंट हो सकता है, टैक्स लाइबिलिटी भी होती है इसकी, और ये टैक्स कम करने के लिए बहुत इस्तेमाल होता है। तो आज इसी सब को हम समझने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, किसे बनाने के क्या नियम है, किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, कौन बना सकता है कौन नहीं, और बनाएं HUF या नहीं। तो चलिए इस सवाल का जवाब जानना है तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि इन सब का जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं नेक्स्ट जेन एस्टेट प्लानिंग सोल्यूशन के फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर दीपक जैन। डॉक्टर जैन, स्वागत है आपका। हमारे इस कंटेंट को बहुत पसंद कर रहे हैं लोग और आपके लिए बहुत सारे सवाल हमारे पास आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। एक तरह से हम दोनों ने मिल करके इसके बीज बोए थे और अब जो है हमें लग रहा है थोड़ा ये पौधा बड़ा हो रहा है, लोगों को पसंद आ रही है हमारी बात। तो शुक्रिया सर समय निकालने के लिए। सर आज मैंने ये टॉपिक चुना है HUF। बहुत लोग पूछते हैं, समझते हैं, हाँ कुछ है HUF, पर शायद इसको इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि पता ही नहीं है कि ये कैसे काम करता है। तो मैं चाहूंगी सबसे पहले तो सिंपली डिफाइन कर दीजिए क्या होता है HUF। तो एक हिंदू की एक सेपरेट एंटिटी हो सकती है अपने इंडिविजुअल के अलावा। तो हम एक अलग कानूनी इकाई एक हिंदू क्रिएट कर सकता है अपनी फैमिली की, जिसमें फैमिली की ओनरशिप होती है। उस इकाई का नाम HUF है। अब HUF के फ़ायदे समझने के लिए या इसकी ज़रूरत समझने के लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर आपकी फैमिली में एक बच्चा बड़ा हो जाता है, उसकी एज 18 साल से ऊपर हो जाती है और वो टैक्स पेयर बन जाता है, तो क्या इससे आपको टैक्सेशन में फ़ायदा होगा कहीं पर? मतलब वो अपनी टैक्स अदा करेगा, हम अपनी अदा कर रहे होंगे, तो मतलब पेरेंट्स अपनी टैक्स अदा कर रहे होंगे, बच्चा अपनी टैक्स अदा कर रहा होगा, तीनों अलग अलग टैक्स दे रहे होंगे और मतलब ज़्यादा ही टैक्स आउट को होगा। तो भैया जी, मैं बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, राइट। हमारे यहाँ जैसे ही बच्चा 18 साल का होता है ना, सबसे पहले उसकी ITR भरते हैं, उसकी बड़ी खुशी होती है हमें। और रीज़न क्या है? क्योंकि हमारी इनकम स्प्लिट हो जाती है। सपोज मेरी परिवार की इनकम 50 लाख रुपए और मेरी हस्बैंड और वाइफ में हम 25-25 लाख की इनकम पे टैक्स दे रहे हैं। जैसे ही बच्चा बड़ा हुआ तो हम ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं, अब ये 3 जगह बंटने लगेगी, तो मेरी टैक्स आउट को कम हो जाएगी क्योंकि स्लैब रेट्स के फायदे मिलने शुरू हो। मुझे लग रहा था टैक्स आउट को बढ़ जाएगा क्योंकि एक और एडिशनल मेंबर भी टैक्स दे रहा तो होगा। टैक्स बचाने का एक बहुत अच्छा तरीका क्या होता है कि नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स को इंक्रीज करो अपनी फैमिली में। जितने ज़्यादा लोग टैक्स देंगे उतना टैक्स आउट को कम हो जाएगा। ये बेसिक नियम है, राइट। जिससे कि आप सेम इनकम हो, ज़्यादा लोग ज़्यादा टैक्स देने वाले होंगे तो कम हो जाएगा, यानी टैक्स का भार जो है वो बढ़ जाएगा। अब अगर मैं आपसे कहूं, मैं आपकी फैमिली में एक ऐसा बच्चा पैदा कर सकता हूं जो ऑलरेडी 18 साल का है, पैदा ही 18 साल का होके हुआ है, तो आपको वो अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? मतलब अब ये बहुत ही अजीब सा सवाल है, लेकिन हाँ टैक्स का बोझ कम करने के लिए अगर ये आ रहा है एंटिटी तो फिर अच्छी बात है। तो HUF वही बच्चा है जो आप में से सब क्रिएट कर सकते हो। अगर आप एक हिंदू हो जो कि ऑलरेडी 18 साल का टैक्स पेयर आप अपनी फैमिली में क्रिएट कर लेते हो, और क्योंकि आप वो क्रिएट कर पाते हो आपकी टैक्स आउट को कम हो जाती है, राइट। और ये इसका सबसे बड़ा फायदा है, राइट, एज हिंदूज। और ये खाली हिंदू कर सकते हैं, अगर एक मुस्लिम या क्रिश्चियन HUF क्रिएट करना चाहे वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये हिंदू एक्ट के अंदर ही अलाउड है, राइट। हर एक इंडियन हिंदू को एक HUF जरूर क्रिएट करनी चाहिए। इसके बहुत सारे फायदे हैं, कुछ नुकसान भी है जो हम डिस्कस करेंगे, पर टैक्सेशन में इसका बहुत फायदा है क्योंकि हम इनकम को स्प्लिट करके एक नया टैक्स पेयर क्रिएट कर पाते हैं। ओके, ये तो अच्छी बात है, लेकिन आप बार बार यूज कर रहे हैं वर्ड क्रिएट। तो क्रिएट करेंगे मतलब हम बनाएंगे, राइट। HUF को हम बनाएंगे, उसके लिए हमें कुछ नियम फॉलो करने होंगे। ओके, तो HUF ऐसी चीज नहीं है जो हम क्रिएट करते हैं। पहली बात तो आपकी HUF उसी दिन क्रिएट हो गई थी जिस दिन आपकी शादी हुई थी, राइट। तो मैं हस्बैंड और वाइफ मिलके एकदम से एक HUF बन गई। आप उसे लीगलाइज करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो जब वो एंटिटी बन जाती,
और उसके लिए क्या करते हैं, हम एक HUF डिक्लेरेशन डीड क्रिएट करते हैं, जिसमें लिखते हैं कि मैं ये हूँ, मेरी वाइफ का नाम ये है, हमारा आधार कार्ड नंबर ये है, हमारा पैन कार्ड नंबर ये है, और हम ये HUF बना रहे हैं। जैसे मेरा नाम दीपक जैन है, तो मैं बना सकता हूँ दीपक जैन एंड सन्स HUF, दीपक जैन HUF, और ये डिक्लेरेशन हम दोनों साइन करते हैं। उसमें हम लिखते हैं कि ये को पार्टनर हैं, ये इसके मेंबर्स हैं, मैं भी को पार्टनर मेंबर्स समझाऊंगा आपको कि क्या होते हैं, और हम इस डीड को साइन कर देते हैं। फिर जब हम ये डीड साइन करते हैं, इसको हम इनकम टैक्स ऑफिस भेज के पैन कार्ड अप्लाई करते हैं। जैसे ही साइन डिक्लेरेशन डीड और पैन कार्ड हमारे पास आता है, हम बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, इसका डीमैट अकाउंट इसका खोल सकते हैं और बाकी चीज़ें कर सकते हैं। अब ये HUF एज अ इकाई एंटिटी रजिस्टर्ड हो गई। कोई आपसे कहे जी आपने अपनी HUF बनाई, नहीं, HUF तो उसी दिन बन गई जिस दिन आपकी शादी हुई, पर वो जो एंटिटी क्रिएट करने का प्रोसेस है वो ये है कि आपने एक डिक्लेरेशन डीड बनाई, पैन कार्ड अप्लाई किया, बैंक अकाउंट खोले और ये HUF बन गई, और फिर आपने कुछ प्रॉपर्टी इसमें ट्रांसफ़र करी। उसका भी एक तरीका है करने का, और उसमें कुछ हम चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए जब हम वो करते हैं। तो ये बेसिक तरीका है एक HUF को क्रिएट करने का। और ये डिक्लेरेशन डीड हमने बनाई, तो इसके लिए भी क्या कुछ पेपर्स जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें? यहाँ पर कुछ अपनी आइडेंटिटी या मैरिज सर्टिफिकेट या कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो देने होंगे ये डिक्लेरेशन डीड बनाने के लिए? सो जनरली हम इसमें मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह नहीं ऐड करते, बट खाली एक डिक्लेरेशन देते हैं कि मैं ये फैमिली है, हम अपनी HUF क्रिएट कर रहे हैं, इसमें ये मेंबर्स होंगे और ये इसकी इनिशियल कैपिटल होगी, तो वो उतना लिखने से भी क्रिएट हो जाता है। तो डिक्लेरेशन डीड जो है वो पहचान हो जाती है इस HUF की, राइट? और उसके लिए फिर हमें आपने कहा पैन नहीं हमें लेना पड़ेगा उसके लिए, हाँ? वो जरूरी होता है, वो बिल्कुल जरूरी होता है, तभी वो इकाई बनी। वो सेपरेट टैक्सेशन यूनिट बन गई ना पैन कार्ड, और उसको वही बेनिफिट मिलेंगे जो इंडिविजुअल को मिलते हैं, तभी तो वो आपकी इनकम स्प्लिट होगी। अब आपने बोला दो बातें जो है मैं क्लैरिटी चाहूंगी। आपने कहा केवल हिंदू परिवार बना सकते हैं, राइट? तो इसमें मुस्लिम और क्रिश्चियंस नहीं बना सकते हैं, लेकिन जो मैं समझ रही हूँ कि बौद्ध, सिख और जैन तो बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। तो हमने पिछले एक एपिसोड में कहा था हिंदू कौन है। अगर आप इंडिया में रहते हैं और आप मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जू नहीं हैं तो आप हिंदू हैं। ओके। और आपने मेंबर्स की बात की, इसमें को पार्टनर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं और कर्ता, मेरे ख्याल से ये हेड होता है। तो HUF के मेंबर्स कौन कौन हो सकते हैं, जरा इस पर क्लैरिटी दीजिए। तो दो तरीके के इसमें लोग हो सकते हैं, राइट? एक होता है को पार्टनर्स, एक होते हैं मेंबर्स। को पार्टनर्स वो हैं जिसका फैमिली से रिश्ता खून से, ब्लड से या एडॉप्शन से, राइट? और मेंबर वो हैं जिनका इस फैमिली से रिश्ता शादी से। तो मेरे फादर की HUF में मेरी मदर जो है वो मेंबर है, मैं, मेरी सिस्टर्स, हम सब को पार्टनर्स हैं, मेरी वाइफ मेंबर है। कर्ता कौन है? जो HUF का मैनेजर है वो करता है, जो इसको मैनेज करता है। अब कर्ता कौन बनता है? एल्डेस्ट को पार्टनर जो है वो कर्ता बन जाता है ऑटोमेटिकली। तो बहुत सारे लोगों के मन में एक गलत ख्याल है कि सबसे बड़ा लड़का HUF बनता है, बिल्कुल कर्ता बनता है, सॉरी, पर यह गलत है। एल्डेस्ट को पार्टनर कर्ता बनता है। अगर आपकी फैमिली में आपकी बेटी की एज आपके बेटे से ज़्यादा है तो आपकी डेथ के बाद वो को पार्टनर बनेगी, बेटा नहीं बनेगा। हमने 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट करके कहा कि मैरिड डॉटर्स की सेम राइट होगी जो एक सन की होती है। तो इस हिसाब से वो अगर एल्डर है अपने भाई से तो वो कर्ता बन जाएगी, राइट? तो अब दो चीज़ हो गई। अब इसमें को पार्टनर और मेंबर्स में फ़र्क क्या है? को पार्टनर्स और मेंबर्स का इक्वल शेयर होता है प्रॉपर्टी में HUF की, पर स्ट्राइप बेसिस में, मतलब पर ब्लड लाइन में। पर को पार्टनर HUF का पार्टीशन मांग सकता है कि मुझे मेरा हिस्सा दो। मेंबर कभी भी हिस्सा नहीं मांग सकता, पर अगर पार्टीशन होगा तो मेंबर को सेम हिस्सा मिलेगा जो को पार्टनर को मिल रहा है। तो राइट जो है पार्टीशन कराने का किस पे है? अपना हिस्सा मांगने का खाली को पार्टनर पे, मेंबर पे नहीं है। मतलब जब डिवीजन होगा बटेगा बराबर ही, ऐसा नहीं है कि को पार्टनर को ज़्यादा मिलेगा और मेंबर को कम। और दूसरी बात, मेंबर कभी भी कर्ता नहीं बन सकता। खाली एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि मेंबर कर्ता बन जाए, अगर आपकी HUF में दोनों बच्चे जो हैं आपके वो सपोज माइनर हैं और आपकी डेथ हो जाती है, तो आपकी वाइफ एक्टिंग कर्ता बन जाएगी जब तक कि बड़ा बच्चा 18 साल की ऊपर की एज तक नहीं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे बाद मेरी वाइफ कर्ता बनेगी, बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो मेंबर है। मेंबर कर्ता बन ही नहीं सकता, खाली को पार्टनर कर्ता बन सकता।
ओके सो बहुत अच्छे से आपने समझा दिया, मतलब ये क्लैरिटी जो है काफ़ी लोगों को मदद करेगी। लेकिन दीपक सर मुझे ये बताइए, आपने कहा एक तरह से मुझे जो समझ में आ रहा है येस और नो में बताइए कि को पार्टनर के पास ज्यादा अधिकार है क्योंकि वो डिवीजन मांग सकता है, राइट? को पार्टनर के पास ज्यादा अधिकार है। अब आपने कहा कि मेंबर जो है वो कर्ता नहीं बन सकता है, तो लेकिन कर्ता एक महिला बन सकती है, पर उसको को पार्टनर होना चाहिए, यानी वो जन्म से अगर उस एचयूएफ से जुड़ी हुई है, राइट, इस अधिकार से। तो महिला के कर्ता बनने में कोई दिक्कत नहीं है, महिला कर्ता बन सकती है, उसे पूरा अधिकार है, राइट? बन सकती नहीं है, ऑटोमेटिकली बन जाती है अगर वो एल्डेस्ट है। ओके मैं करता हूं, मैं अपने बाद ना अपने बेटे को कर्ता बनाना चाहता हूं, मेरे पे अधिकार ही नहीं है। एचयूएफ में एवरीथिंग अकर्स ऑटोमेटिकली, वो कानून के हिसाब से है। हाँ, मेरी बेटी मेरे बेटे से बड़ी है, वो कहती है जी मैं कर्ता नहीं बनना चाहती, आई फोरगो माई राइट टू बिकम अ कर्ता, तो जो नेक्स्ट एल्डेस्ट को पार्टनर होगा वो बन जाएगा। तो बड़े पहले जो है उनको जो वो कर्ता बनेंगे, वो चाहे मेल हो फीमेल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, जो सबसे उम्र में बड़े होंगे वो कर्ता बन जाएंगे, और अगर वाइफ जो है वो मेंबर है तो वो एक्टिंग कर्ता बनेंगी, राइट? अगर बाकी को पार्टनर माइनर है तभी को पार्टनर माइनर है, वाइफ मेंबर है, हस्बैंड गुजर जाते हैं तो वाइफ एक्टिंग कर्ता बन सकती है। अगर को पार्टनर में बेटी बड़ी है तो वो कर्ता बन जाती है ऑटोमेटिकली। अब क्या है, जब हम बात बेटियों की करते हैं ना, तो उनके दो रोल होते हैं, बेटी और बहू। तो अब बेटी शादी करके जब जाएगी, मान लीजिए जिस घर में गई है वहां पर भी अगर एक एचयूएफ है तो उसका रोल वहां पर क्या हो जाएगा, प्लस इस एचयूएफ में क्या होगा जब वो अपने फादर के एचयूएफ को छोड़कर जा रही है, वहां पर क्या होगा? अब हिंदू फीमेल ना बहुत ही स्वीट स्पॉट में है व्हेन इट कम्स टू द हिंदू सक्सेशन एक्ट, मतलब उससे बढ़िया रोल अभी किसी, वो एक साथ दो एचयूएफ का हिस्सा बन जाती है। अपने फादर की एचयूएफ में वो को पार्टनर रहती है और अपने हस्बैंड की एचयूएफ में वो मेंबर रहती है, और ये दोनों चीज़ें वो एक साथ निभाती है, वो दो एचयूएफ का हिस्सा बनती है एक साथ, राइट? एक एचयूएफ में उसको पार्टीशन मांगने का अधिकार है, कर्ता बनने का अधिकार है, दूसरे में उसको पार्टीशन मांगने का अधिकार नहीं है, कर्ता वो बन नहीं सकती, पर उसके राइट सेम है, पैसा बराबर मिलेगा। अगर हस्बैंड वाली एचयूएफ कल को डिसॉल्व होती है और बढ़ता है पैसा, तो जितना हस्बैंड को पैसा मिलेगा उतना ही वाइफ को मिलेगा, राइट? तो वो उसका अधिकार सेम है, मतलब पैसे का अधिकार सेम है, हाँ राइट्स थोड़े कम है हस्बैंड की एचयूएफ। ओके, सो इसी तरह फिर यही रूल लागू होगा बहू पर। बहू जब एक फैमिली में आएगी तो वो उसकी मेंबर बनेगी। देखिए, मैंने सीख लिया कि मेंबर कौन है, को पार्टनर कौन है, कर्ता कौन है। चलिए, तो एचयूएफ के अलग अलग जो मेंबर्स, को पार्टनर, कर्ता, इन्हें तो अब हमने समझ लिया, लेकिन अब डॉक्टर दीपक से ये समझते हैं कि किसे बनाना चाहिए वो एचयूएफ, और बहुत जरूरी क्यों कोई बनाए एचयूएफ। इन दोनों सवालों का जवाब चाहिए। पहले किसे बनाना चाहिए बात करते हैं। तो अगर आप एक इंडियन हिंदू हैं तो आपको अपना एचयूएफ जरूर क्रिएट करना चाहिए, फॉर्मलाइज करना चाहिए। बना तो वो आपकी शादी के टाइम हो ही गया, राइट? और वो इसलिए करना चाहिए क्योंकि आप अपनी फैमिली में नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स इंक्रीज कर टैक्स आउटगो को कम कर सकते हैं, राइट? ये सबसे बड़ा रीज़न है। दूसरा रीज़न एचयूएफ बनाने का ये है कि इसमें सक्सेशन नहीं लगता, इसमें सर्वाइवरशिप से सक्सेशन होता है, राइट? तो जैसे मैंने मेरी एक एचयूएफ है जिसमें मेरी वाइफ और मेरे दोनों बच्चे उसके पार्ट हैं, वाइफ मेंबर हैं, दोनों बच्चे को पार्टनर हैं, मेरी डेथ हो जाती है तो ऑटोमेटिकली मेरा बड़ा लड़का या बड़ा बच्चा कर्ता बन जाएगा, और ये प्रॉपर्टी जो मेरा हिस्सा है वो उन तीनों में ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगी। इसको किसी कोर्ट प्रोसेस या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई मुझे जाके किसी कानूनी कोई कानूनी चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी उसको पैसे को ट्रांसफ़र करने की, तो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो रहा है, राइट? हाँ, प्रॉब्लम्स क्या हैं कि आपके बच्चों की स्पाउस भी इसके मेंबर्स बन जाते हैं, और कल को वो जब अगर कल को डाइवोर्स वगैरह की कोई प्रोसीडिंग होती है तो वो हिस्सा ले जा सकते हैं। वो एक रिस्क है जो आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो रिस्क आपको लगता है या नहीं, राइट? तो ये तो रीज़न है कि क्यों बनानी चाहिए और किसे बनानी चाहिए। दूसरा, आप में से बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, राइट? अब बिजनेस का एक पार्ट एचयूएफ को दे सकते हैं कि मैं एक नया काम शुरू कर रहा हूँ, अपने नाम नहीं करके एचयूएफ में कर दिया संयुक्त नाम पे, तो वो बिजनेस की इनकम वो अलग एंटिटी में जाने लगेगी और टैक्स बच जाएगा, राइट? तो मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो बिजनेसेस को एचयूएफ में करते हैं, क्योंकि उनके कुछ बिजनेस अपने पर्सनल नाम पे चल रहे हैं, कुछ वाइफ के नाम पे चल रहे हैं, कुछ एचयूएफ के नाम पे चल रहे हैं, जिससे कि वो डिवीजन हो जाती है इनकम की और सबको टैक्स बेनिफिट मिलने लगता है। तो बहुत सारे रीजंस हैं एचयूएफ बनाने के। यहाँ पे एक और बात बतानी बहुत ज़रूरी है, इंडिया में 2 टाइप के एचयूएफ के सिस्टम है, राइट?
एक है मिताक्षरा सिस्टम और एक है दया भागा सिस्टम। जो मिताक्षरा है ये ज़्यादा कॉमन है और इसमें सक्सेशन जो है, जो ट्रांसफ़र है वो सर्वाइवरशिप से, मतलब जो बच गए वो अपने आप ऑटोमेटिकली उस प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेते हैं। दया भागा जो सिस्टम है ये बंगाल, असम और कुछ पार्ट ओडिशा में चलता है। इसमें सर्वाइवरशिप नहीं है, इसमें सक्सेशन, राइट। और इसमें ऐसा कोई करता नहीं है क्योंकि ये प्रॉपर्टी इंडिविजुअली ओन्ड है एचयूएफ इंडिविजुअली ओन्ड। अब इसका फ़र्क क्या है इन दोनों में? मिताक्षरा में मेरी एचयूएफ में मेरी वाइफ और बच्चों पे ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाएगी अगर मैं नहीं हूँगा। दया भागा में हम कहते हैं ये इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है इस पर्सन की और उनको इंडिविजुअली जाएगी, कलेक्टिवली नहीं जाएगी। 1/3 1/3 1/3। तो वहाँ पे कभी भी जॉइंट ओनरशिप प्रॉपर्टी की नहीं होती। मिताक्षरा में जॉइंट ओनरशिप है, राइट। इंडिविजुअल ओनरशिप होने से वहाँ पे लड़ाई झगड़ों की चांसेस कम हो जाते हैं। जॉइंट ओनरशिप में हाँ आपस में नहीं बनती, इन सब चीज़ों से लड़ाई झगड़ों के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। पर ज़्यादा प्रेवलेंट मिताक्षरा ही सिस्टम है, दया भागा सिस्टम इतना प्रेवलेंट नहीं है। खाली बंगाल और कुछ पार्ट असम के और उड़ीसा में प्रेवलेंट है। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि संपत्ति के मालिकाना हक में एचयूएफ का क्या रोल होता है? आपने बिजनेसेस को बोला कि आप अपने कुछ काम को वहाँ से शुरू कर सकते हैं, लेकिन एसेट भी तो एचयूएफ के नाम होते हैं और इसके बारे में आपने शुरुआत में थोड़ा सा जिक्र ज़रूर किया था कि हम इसके नाम पे अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये कैसे एसेट्स ओन करता है एचयूएफ? तो एक प्रॉपर्टी या तो आपके इंडिविजुअल नाम पे हो सकती है या आपके एचयूएफ के नाम पे हो सकती है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या मैं अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को एचयूएफ में दे सकता हूँ या नहीं। आप दे सकते हैं, उसे कहते हैं गिविंग टू अ कॉमन हॉच पॉच, जो वर्ड यूज़ करते हैं वो। तो आपने एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को संयुक्त प्रॉपर्टी बनाया, उसके लिए आपको एक डीड बनानी पड़ेगी और वो डीड बनाकर आप कहोगे कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को एचयूएफ में डाल। ये करते वक्त आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, क्लबिंग का प्रोविजंस है इनकम टैक्स में, जिसमें वो कहते हैं कि अगर आपकी इंडिविजुअल चीज़ आप देते हैं कुछ लोगों को तो उसकी इनकम आपसे क्लब हो जाती है। उसको कुछ चीज़ों में क्लब होती है, कुछ में नहीं होती, कुछ तरीके हम कर सकते हैं, पर क्लबिंग को आपको याद रखना पड़ेगा कि क्लबिंग की एक चीज़ होती है कि इनकम ऐड वापस आप में तो नहीं हो रही। अगर इनकम ऐड भी हो रही होती है तो वो कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, प्राइमरी इनकम खाली ऐड होएगी, सेकेंडरी इनकम नहीं होगी। अब इसको समझना पड़ेगा। सपोज मेरे पे एक घर है जिसमें 5 लाख रुपए का किराया आता है साल का। अब मैंने ये घर ट्रांसफ़र कर दिया एचयूएफ में। अब ये जो 5 लाख का किराया है ये मेरी इनकम में क्लब हो जाएगा, मेरी इनकम ही मानी जाएगी, एचयूएफ की इनकम नहीं मानी जाएगी। तो जो मेरा जो प्राइमरी बेनिफिट था वो शायद नहीं मिला। पर अगर मैं इस 5 लाख की इनकम को, रेंट को, की एक एफडी बना देता हूँ और इस पर 60,000 रुपये का सपोज इंटरेस्ट इनकम आती, वो इंटरेस्ट इनकम सेकेंडरी इनकम कहलाती है और वो क्लब नहीं होती मेरे से, राइट। तो अगर आपको कोई कहे जी क्लबिंग होती है, तो हाँ क्लबिंग तो होती है, वो तो वैसे भी हो ही रही थी, पर इनकम की इनकम पे टैक्स में बचा लेता हूँ, राइट। तो आपको इसको थोड़ा सा सोच कर करना पड़ेगा। पर यहाँ एचयूएफ इनकम्स एसेट्स ओन कर सकती है, आप अपने एसेट्स एचयूएफ में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको एक अच्छा सलाहकार चाहिए जो आपको तरीके से बताए कि इस तरीके से आप करिए। और आपने टैक्स की बात से शुरुआत की थी कि एचयूएफ टैक्स बचाने का भी आपके लिए काम करता है, तो मैं चाहूँगी इसको थोड़ा सा क्लैरिटी दीजिए हमें कि टैक्स कैसे बचेगा। कमाई पर तो आपने बता दिया, और एसेट कैसे ओन कर सकता है एचयूएफ, टैक्स कैसे बचाता है एचयूएफ? तो एक इंडिविजुअल टैक्स कैसे कैसे बचाता है? एक इंडिविजुअल को वेरियस डिडक्शंस मिलती हैं। 80C में जो पैसे वो इन्वेस्ट करता है उसमें डिडक्शन मिल जाती है, 80D में मेडिकल इंश्योरेंस मिल जाती है, और जो बाकी डिडक्शंस मिलती हैं। एचयूएफ ये सब कर सकता है जो एक इंडिविजुअल कर सकता है। तो एचयूएफ जो को पार्टनर्स के नाम पर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकता है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कर सकता है, उनके पीपीएफ अकाउंट एचयूएफ के नाम नहीं खुल सकता पर उनके इंडिविजुअल एचयूएफ में पैसे जमा कर सकता है। यहाँ तक कि जो घर का खर्चा है उसको भी एक्सपेंस की तरह क्लेम कर सकता है अप टू अ लिमिट, राइट। तो मेरी एक फैमिली की इकाई है, उसका एक लिविंग एक्सपेंस है, मैंने एक एचयूएफ में से कहा कि ये 2 लाख रुपए साल हम खर्च करते हैं इन बच्चों की देखरेख के लिए, वो सब एक्सपेंस की तरह क्रिएट माने जाते हैं और उसका आपको डिडक्शन मिल जाता है टैक्स में। तो टैक्स के मामले में अगर कहूँ तो एचयूएफ बहुत ही अच्छी चीज़ है। और क्योंकि एचयूएफ का अपना पैन होगा, आपने कहा आप जैसे डिक्लेयर करते हैं कि एचयूएफ है तो आप एक पैन क्रिएट करेंगे, तो क्या एचयूएफ को टैक्स भी भरना पड़ता है? टैक्स बचाने के लिए तो हम इस्तेमाल करते हैं, पर क्या एचयूएफ को एज इंडिपेंडेंट यूनिट टैक्स भी भरना होता है?
यस, मतलब एचयूएफ को वो स्लैब रेट मिलते हैं जो आपको मिलते हैं। तो आपकी 10 लाख से ऊपर की इनकम है तो आप टैक्स देंगे उस पैन कार्ड में जो एचयूएफ की इनकम में आ रहा है। ओके, सो फिर क्या एचयूएफ के लिए भी न्यू और ओल्ड टैक्स रिजीम का चक्कर होगा? बिल्कुल है, और डिफॉल्ट न्यू है। ओके, डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम है। अगर आप जब तक ओल्ड चूज नहीं करेंगे तो वो न्यू ही मानी जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली आप अपने इनकम का कुछ हिस्सा कहते हैं कि ये एचयूएफ की कमाई है, उस और आप ट्रांसफर कर देते हैं और इसीलिए आप टैक्स बचाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, और टैक्स आपको अपने इनकम स्लैब के हिसाब से वो एचयूएफ पर भी वही लागू होते हैं। अब कुछ नुकसान भी हैं क्या डॉक्टर दीपक एचयूएफ के? आपने सिर्फ अच्छी बातें बताई हैं, मतलब एवरीथिंग इज सो गुड अबाउट एचयूएफ। नुकसान ये है कि इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसफर है, राइट। तो कुछ लोग जिनको शायद आप अपनी संपत्ति नहीं देना चाहें वो सर्वाइवरशिप से इसका ओनर बन जाते हैं, मतलब पहला सबसे बड़ा नुकसान। दूसरा, ये फ्लेक्सिबल नहीं है ज़्यादा, कानून बने हुए उसी के हिसाब से ट्रांसफ़र होगा, आपकी मर्जी से ट्रांसफ़र नहीं होगा, राइट, या आपकी मर्जी से मैनेज नहीं होगा। तीसरा नुकसान, जो करता है उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है और उसके पर्सनल एसेट्स भी एचयूएफ की वजह से अटैच करे जा सकते हैं क्रेडिटर के द्वारा। चौथा नुकसान, एचयूएफ इंडिया में तो बहुत अच्छी चीज़ है, पर कोई एनआरआई अगर एचयूएफ का कर्ता बन जाता है तो समझ लो आपका बेटा है, बड़ा बेटा अमेरिका में सेटल्ड है और वो आपकी डेथ के बाद कर्ता बन गया। अब अमेरिकन टैक्स लॉ एचयूएफ नहीं समझते क्योंकि वो एंटिटी क्रिएट है ही नहीं वहाँ पे। वो क्या करते हैं, वो सारी इनकम जो है वो कर्ता की इनकम में ऐड कर देते हैं एचयूएफ की, और उसको वहाँ पे टैक्स देना पड़ जाता है, राइट। तो इसीलिए हम कहते हैं अगर आपका बच्चा एनआरआई है और एक बच्चा नॉन एनआरआई है तो आप उस जो बच्चा एनआरआई है उसे कहो कि तू कर्ता मत बन, तू छोड़ दे कर्ता बनना, और अपने छोटे भाई या बहन को कर्ता बना दे, जिससे कि वो कम से कम टोटल इनकम पे जो भाई बहनों की भी इनकम है उस पर तुम्हें टैक्स ना देना पड़े। लेकिन डॉक्टर दीपक, आपने कहा कि भाई जो सबसे एल्डर होगा वही बन सकता है कर्ता, तो यानी अगर वो एल्डर बच्चा जो वो एनआरआई बन गया है, सबसे बड़ा बच्चा, तो क्या वो छोटा जो होगा भाई या बहन वो बन जाएंगे? उसको बोलना होगा कि मैं फोरगो कर रहा हूँ। ओके, इन दैट केस जो बड़ा अगर मान लीजिए देश के बाहर सेटल हो गया तो छोटा भाई या बहन जो है वो कर्ता बन जाएंगे उस एचयूएफ के। ऑलराइट, अब कुछ सवाल जो हमें एचयूएफ से जुड़े हुए आए हैं वो रखते हैं दीपक सर के सामने। अर्जुन सिंह जी का क्वेश्चन सबसे पहले लेकर आते हैं। तो अर्जुन जी ने हमें बताया कि इनके पिता जो थे वो 2 भाई और 1 बहन है। इनके दादा ने अपनी पुश्तैनी प्रॉपर्टी इनके पिता, चाचा और बुआ में एक बराबर बांटी है। मेरे पिता अपना हिस्सा एचयूएफ के नाम पर लेना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास इस एचयूएफ का पैन कार्ड नहीं है। क्या वो इस प्रॉपर्टी का हिस्सा अपने एचयूएफ के नाम ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं, या फिर क्या प्रोसेस होगा? डॉक्टर दीपक प्लीज हेल्प कीजिए। तो सबसे पहले आपको वो एंटिटी क्रिएट करनी पड़ेगी आपके फादर को। उसके लिए एचडीएफसी जो आपका एचयूएफ का डिक्लेरेशन फॉर्म है वो बनाएं, राइट, और उस डिक्लेरेशन फॉर्म को इनकम टैक्स ऑफिस भेजें, पैन नंबर क्रिएट करें, बैंक अकाउंट खोलें, अब ट्रांसफ़र डीड बनाएं या गिफ्ट डीड बनाएं अपनी एचयूएफ की कि मैं ये वाली प्रॉपर्टी एचयूएफ में दे रहा हूँ, तभी ये प्रॉपर्टी एचयूएफ प्रॉपर्टी कहलाएगी। खाली एक डिक्लेरेशन से बिना एचयूएफ क्रिएट करे ये नहीं होने वाला। और इस पर सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे केस लॉज आए हुए हैं कि इंटेंट से कुछ नहीं होता, आपको कुछ एक्शंस करने पड़ेंगे तभी वो प्रॉपर्टी एचयूएफ प्रॉपर्टी मानी जाएगी। ओके, सो डिक्लेरेशन डीड, पैन, ये सारा काम जो है, एंड गिफ्ट डीड आफ्टर क्रिएटिंग द। ओके, सो 3 थिंग्स जो आपको ध्यान में रखनी। डिक्लेरेशन डीड पहले बनवाएंगे, पैन कार्ड लेंगे, उसका बैंक अकाउंट खोलेंगे, फिर एक गिफ्ट डीड उस प्रॉपर्टी की बनाएंगे एचयूएफ के फेवर में। ओके, सो अर्जुन जी, आई होप आप समझ गए होंगे किन स्टेप्स को फॉलो करना है, और एचयूएफ पर हमने काफ़ी लेंथ में बात की है, तो हमारे कॉन्वर्सेशन के शुरुआती हिस्से को ज़रूर सुनिएगा। पल्लवी रौतेला ये पूछ रही है, मेरे पिता गुजर चुके हैं, मेरी शादी हो चुकी है और 2 साल की बेटी है। मेरे पिता, माँ और मैं एक एचयूएफ का हिस्सा थे, लेकिन पिता के जाने के बाद अब मैं और मेरी माँ समझ नहीं पा रहे कि उस एचयूएफ का क्या करें। क्या हम इस एचयूएफ को कंटिन्यू कर सकते हैं और इसे मेरे पति और बेटी भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं क्या? ओके, तो पहली बात तो आप ऑटोमेटिकली, आपकी मदर नहीं, आप ऑटोमेटिकली इस एचयूएफ की कर्ता बन गई हैं आपके फादर की डेथ वाले दिन ही, क्योंकि आप को पार्टनर हैं, आपकी मदर मेंबर है, राइट, और आपकी बेटी इसका पार्ट है। आपके हस्बैंड नहीं हो सकते क्योंकि वो इस फैमिली से रिलेटेड नहीं है, राइट। तो बेसिकली आप इस एचयूएफ को कंटिन्यू रखिए एज कर्ता, आप उसको
सिग्नेचर्स को टेक ओवर करिए, बैंक में डिक्लेरेशन दीजिए कि आपके फादर की डेथ हो गई है और आप एल्डेस्ट को पार्टनर हैं, इसलिए आप कर्ता की तरह साइन करेंगे अब सब चीज़ें। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग कि जो बेटी हैं वो बन गई हैं कर्ता उस एचयूएफ की बेटी उस एचयूएफ का हिस्सा है, लेकिन बेटी का हस्बैंड जो है उस एचयूएफ का हिस्सा नहीं है। हम हमेशा बेटी और बहू की बात करते हैं, लेकिन मैं लड़कों की बात यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन लेना चाहूंगी, यानी जो दामाद होते हैं वो अपने फादर इन लॉ के एचयूएफ को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं? इसमें अब थोड़े कॉन्फ्लिक्टिंग लॉज हैं, कुछ हाई कोर्ट्स ने कहा होते हैं, कुछ ने नहीं होते, पर जनरली हम मानते हैं कि जो सन इन लॉ होते हैं वो एचयूएफ का मेंबर नहीं होते। ओके, तो सन इन लॉ जो है वो एचयूएफ का मेंबर नहीं होते, कम से कम पल्लवी जी के केस में तो अभी तक यही हम लेकर चल रहे हैं। पर हाँ, जैसा सर ने कहा कि हमेशा कुछ ना कुछ कानून में बदलाव आते रहते हैं, कोर्ट्स अपना फैसला सुनाती रहती हैं, तो उस पर फिर आगे देखा जाएगा, पर अभी तक तो नहीं है। अब हम लेते हैं एस के राजपाल जी का क्वेश्चन, जो कि मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा, और ये पूछ रहे हैं कि क्या एक विडोअर अपने ससुर के एचयूएफ का हिस्सा बन सकती है, यानी बहू हुई और वो क्या अपने फादर इन लॉ में के एचयूएफ में ऑब्वियसली वो मेंबर हैं पर विडोअर हैं, तो क्या होगा? नहीं, तो शी इज कंटिन्यूस टू बी अ मेंबर। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, उनके हस्बैंड को पार्टनर थे। अब एचयूएफ में क्या होता है, समझ लो मेरी एचयूएफ है तो उसमें कौन कौन है, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, और मेरे बच्चों की हर एक इकाई भी उसकी मेंबर है। तो बच्चों की वाइफ, बच्चों के बच्चे अपने हस्बैंड की एचयूएफ के मेंबर हैं, फादर इन लॉ की भी नहीं है। अब क्या हुआ, हस्बैंड की डेथ हो गई उनके, तो फादर, वो इकाई तो चल ही रही है ना अभी भी, तो वो उसकी बन जाएंगी, उसकी मेंबर कंटिन्यू रहेंगी, उनके बच्चे को पार्टनर रहेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो एक विडोअर है, अगर हस्बैंड नहीं है तब भी वो अपने फादर इन लॉ के एचयूएफ की मेंबर बनी रहेंगी, और फिर उनके जो बच्चे होंगे वो तो को पार्टनर हो जाएंगे इसके, राइट? ओके, फाइन, चलिए। और उनको वही हिस्सा मिलेगा जो उनके फादर को मिल रहा था, उसमें भी कोई कमी नहीं। ओके, जब प्रॉपर्टी डिवाइड होती है तो आपने कहा कि भाई को पार्टनर मान सकता है कि इसको आप डिवाइड कीजिए और मेंबर नहीं मांग सकता है, लेकिन जब डिवीजन होगा तो सबको इक्वली मिलेगा, राइट? सबको इक्वली मिलेगा पर स्ट्राइप्स, हर एक ब्लड लाइन में बराबर बटेगा, हर एक इंडिविजुअल को बराबर नहीं मिलेगा। जैसे मेरी एचयूएफ है, मेरी वाइफ है, मेरे 2 बच्चे हैं, हर एक बच्चे के 2 बच्चे हैं और एक वाइफ है, राइट? अब बेसिकली इस एचयूएफ के कितने हिस्से हुए, एक मैं, एक मेरी वाइफ और एक मेरे दोनों बच्चे, 1/4 हर एक को मिलेगा, और वो जो 1/4 मेरे बच्चों का शेयर है वो फर्दर डिवाइड हो जाएगा उनकी वाइफ, बच्चों और उनमें। तो हर एक ब्लड लाइन में बराबर बटेगा, हर एक इंडिविजुअल को बराबर नहीं मिलेगा। ओके, तो अभी बातें और भी हो सकती हैं, पर आज इतना ही समय था, इससे हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। इनफैक्ट मैं चाहूँगी जो लोग सुन रहे हैं हमें, आपको एचयूएफ के बारे में अगर कुछ पूछना हो या हमने कुछ ऐसी टॉपिक उठाए हो जो हमने उसे पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया हो, तो ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, हम उसे अगले शो में शामिल करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर दीपक जैन, आज आपने वक्त निकाला, शुक्रिया आपका। तो आज के शो को यहीं वाइंड अप करते हैं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। एचयूएफ से जुड़े अगर आपके सवाल हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप हमें व्हाट्सएप कीजिए 9311211874 पर, ईमेल कर सकते हैं money9query@tv9.com पर, या फिर कमेंट बॉक्स पर भी अपने सवाल अगर आप लिख करके छोड़ देंगे तो हम वहाँ से भी पिक कर लेंगे। तो रिटायरमेंट और सक्सेशन प्लानिंग का ये वो शो है जो आपको अपने भविष्य के लिए बेटर प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है, और इनसे जुड़े और भी कुछ टॉपिक्स के बारे में आप सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं ज़्यादा, ज़रूर लिखकर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।